All of you, once again, welcome to इंग्लिश क्लासेस। हम कक्षा 10 और 9th के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़े और अब हम हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव यानी आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी कक्षाओं को रेगुलर देखिए और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जैसे पीछे अभी एक किसी ने कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा था तो उनका पिछले वीडियो में क्लियर किया गया है और अभी एक दो डाउट हो रहे हैं, उनको हम आज की वीडियो के लास्ट में पिछले वीडियो में जो डाउट पूछे गए उनको क्लियर करेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस शायद आसिफ ने पूछा है, उसका डाउट वो इस वीडियो के अंत में क्लियर किया जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव किसे कहते हैं? चलो ठीक है, थोड़ा पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम नियमों की चर्चा करेंगे। देखो, एक्टिव और पैसिव अगर इसके हिंदी के अर्थ में जाए, एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय। ठीक है, अब सेकंड देखिएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, राम ईट्स मैंगो, ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, ए मैंगो। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है, आम होता है मैंगो यानी, पता तो है ना। ए मैंगो इज इटन, ये एन है, बाय राम। तो ये दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक के अंदर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि राम जो है, राम ईट्स ए मैंगो, और दूसरे में कह रहा हूँ ए मैंगो इज ईटन बाय राम। इसका हिंदी अर्थ होगा राम आम खाता है। इसका हिंदी अर्थ होगा ये आम को राम के द्वारा खाया जाता है। कोई डिफरेंस लग रहा है, कोई अंतर लग रहा है? सर अर्थ तो एक ही है, राम आम खाता है या आम राम के द्वारा खाया जाता है। अर्थ का तो अनर्थ नहीं हो रहा सर, अर्थ वही है कि आम को राम ही खाएगा, कोई श्याम या मोहन नहीं खाएगा। तो बेटा इसमें चेंजेस क्या है वो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जब आम खाया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि राम ईट्स मैंगो, यानी आम के बजाय राम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि राम जो है वह आम को खा रहा है। लेकिन यहाँ पे ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी कि आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। यानी यहाँ पे हम प्रधान या मुख्य रूप से किसके ऊपर जोर दे रहे हैं, किसकी मुख्यतः बात कर रहे हैं? आम की। और इस वाक्य में किसकी बात कर रहे हैं? राम की। तो सर आम और राम के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, हमें ये देखना है कि ये क्या है और राम क्या है और मैंगो क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी क्रिया से पूर्व यानी वर्ब से पहले दिया होता है, जो वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, वर्ब से पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम सब्जेक्ट, सामान्यतः हम क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। और वर्ब के बाद जो हमारा नाउन और प्रोनाउन दिया होता है उसे हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? नाउन हम कहते हैं संज्ञा को, नाउन हम कहते हैं संज्ञा को, प्रोनाउन हम कहते हैं सर्वनाम को। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? सर्वनाम को। वे शब्द जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम उसे नाउन कहते हैं, और उनके स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। बचपन से ये परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। यदि किसी क्रियासूचक शब्द से यानी वर्ब से पहले है तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सामान्यतः पहचानने का एक तरीका होता है। अब देखो इसमें अंतर क्या है कि पहला जो वाक्य था राम आम खाता है, उसमें हमारा मुख्यतः जो प्रधान था जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो हमारा सब्जेक्ट था, और आम राम के द्वारा खाया जाता है उसमें हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो था ऑब्जेक्ट पे। यानी ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट मुख्यतः कार्य करता है और जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है वो हमारे एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और ऐसे वाक्य जिनके अंदर सब्जेक्ट का मुख्य रोल न होकर के ऑब्जेक्ट का मुख्य रोल होता है वे वाक्य हमारे कैसे कैसे कहलाते हैं? पैसिव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पैसिव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अगर धूम्रपान करता है यानी कि नशा करता है तो इसे एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव स्मोकिंग। लेकिन एक व्यक्ति जो इस धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के नज़दीक में बैठा है, धुआं तो इसके भी अंदर जा रहा है, इसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। यानी इस कार्य में ये व्यक्ति वो मुख्य भूमिका निभा रहा है तो इसे एक्टिव बोलते हैं, और इस कार्य के अंदर
इस कर्ता का कोई रोल नहीं है, इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है कार्य करने वाले का, धूम्रपान करने वाले का, लेकिन ये व्यक्ति प्रभावित तो हो ही रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? पैसिव स्मोकिंग। तो इस उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं कि जो असम है, असम राज्य है, तो वहाँ पे किसकी खेती ज़्यादा होती है? चाय की, टी की खेती की जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, उसकी खेती ज़्यादा होती है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चाय का उत्पादन असम में सर्वाधिक किया जाता है, या चाय का उत्पादन असम में अत्यधिक होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, चाय का उत्पादन, वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा है? टी से, चाय का उत्पादन। तो क्या आप मुझे बताइएगा कि चाय जो है, मारवाड़ी में जो चाय बोलते हो आप लोग, चाय जो है वो क्या सब्जेक्ट है क्या? ठीक है, अच्छा वाक्य को देखिएगा, राम टेक्स टी, यानी इस चाय के ऊपर कार्य करने वाला कोई ना कोई होगा, यानी हमेशा चाय हमारा कैसा है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इस वाक्य में कि चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, या चाय के बागान असम में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो इसमें टी प्रधान है, यानी इसमें हमारे सब्जेक्ट, ऐसे वाक्य में हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं दूर दूर तक हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की। यानी ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य विशेष भूमिका निभाता है, जिसका ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ऐसी वॉइस यानी कि आपकी जो बात या जो आप बोलते हो, ऐसी वॉइस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रधान हो वह पैसिव, और जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो वह एक्टिव कहलाते हैं। और भी हम आगे जो पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ते चलेंगे, आगे देखिएगा, आगे हम चर्चा करते हैं। मुख्यतः जब किसी वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट की अपेक्षा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके ऑब्जेक्ट को दें, तब वहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्रमवाच्य, यानी कि कर्तावाच्य जो होते हैं सब्जेक्ट प्रधान वाले, ऑब्जेक्ट को हम क्रम बोलते हैं, तो क्रमवाच्य पैसिव कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। आगे देखिएगा, ये पैसिव वॉइस ऑफ टेंस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस का परिवर्तन करने के लिए देखो यहाँ पे कुछ मैंने नोट डाल के नियम लिखे हैं। पैसिव वॉइस को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नियम देख लीजिए, मैं समझा दूंगा। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। पैसिव वॉइस के वाक्यों में सामान्यतः कर्ता सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर भी लें तो उसके साथ में उसके आगे क्या लगाया जाता है? बी वाई, बाय लगाया जाता है। आगे देखिएगा, पैसिव वॉइस के वाक्यों में सामान्यतः क्रम प्रधानता की बात होती है, अर्थात कारक के द्वारा जोर दिया जाता है। कारक के द्वारा, यानी कारक हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर जोर दिया जाता है, न कि सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है। केवल कुछ प्रकार की विशेष वर्ब होती है वॉइस में, उनमें ही एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, दूसरों में नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा किसी बी, ऐसा वाक्य जिसमें बी आया हो या फिर बीन आया हो, उनका हम कभी भी पैसिव नहीं बनाते। ये हमने सामान्यतः पिछली कक्षा में नियम पढ़े और इसमें भी चर्चा करेंगे। चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, कोई भी वाक्य है, जैसे राम, मैं वापिस चलो वाक्य दूसरा ले लेते हैं हम। मोहन is going to home, थोड़ा टफ ही लिया मैंने। मोहन इज गोइंग टू होम। इस वाक्य में हमारा एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और एक कनेक्टिव है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट है। मोहन किस ओर जा रहा है? घर की ओर जा रहा है, घर जा रहा है। तो इसमें देखो, हमें मुख्यतः जो परिवर्तन करने होते हैं इस वाक्य के अंदर, एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है। ये 4 परिवर्तन हमें मुख्यतः करने होते हैं। वापिस कह रहा हूँ, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 परिवर्तन किए, वैसे हमें एक्टिव और पैसिव के अंदर मुख्यतः 4 परिवर्तन करने होते हैं। वो पहला परिवर्तन होता है सब्जेक्ट का, क्या होता है वो हम चर्चा करेंगे। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा होता है मेन वर्ब का, और चौथा जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 थे कि हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब का करते हैं, फिर इन्वर्टेड कोमा का करते हैं, फिर टेंस का करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं, टाइम बाउंड और डिस्टेंस सूचक जो शब्दों का करते हैं। 5 परिवर्तन थे। तो जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं देखे उनकी कक्षाएं अपलोड हो चुकी है, आप जाके देखिएगा, और एक और 2 कक्षाएं और उनकी होगी जिनमें हम एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे। तो ये 4 परिवर्तन आपको मुख्यतः ध्यान रखने हैं। अब देखो क्या होता है, कोई भी वाक्य है उसमें जब सब्जेक्ट दिया होता है और उसका हम जब पैसिव बनाते हैं, तो पहली बात तो अगर वाक्य में नेसेसरी नहीं है तो हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं लिखते, लेकिन अगर फिर भी लिख देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। ये नियम हमने पढ़ा। अब जैसे कोई वाक्य है, जैसे मेरा ये पैसिव है जिसमें मेरा वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर मेन वर्ब आ रही है, और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस वाक्य का जो हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव की एक संरचना मैंने आपके सामने लिख दी है।
इसका जब पैसिव बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वाक्य में, उस सब्जेक्ट की आप पहचान कीजिएगा, सीखेंगे कि कैसे करते हैं। उस सब्जेक्ट की पहचान करके उस सब्जेक्ट को हम किसके स्थान पे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यानी आपके वाक्य के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके स्थान पे सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाएगा, बाय। पहली बात लिखा नहीं जाएगा, और अगर लिखते हैं तो उसके साथ किसका प्रयोग करोगे, बाय का। आगे करोगे, पीछे नहीं। आगे देखिएगा, पूर्व में करोगे, आगे में कंफ्यूज हो जाओगे, तो पूर्व में कीजिएगा, सब्जेक्ट के पूर्व में पहले। फिर देखिएगा सब्जेक्ट के स्थान पे जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको लिख दिया जाता है। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उचित हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रट्टा मार ही लो, ये तो दिमाग में बिठा ही लो कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी आपकी पैसिव की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई हो तो, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता है, बाय। ये आपकी संरचना होगी। तो एक्टिव से पैसिव के चेंजेस में हमें 4 मुख्य नियमों का ध्यान देना होता है। उसमें हम कौन कौन से नियम देखते हैं कि सब्जेक्ट का परिवर्तन, ऑब्जेक्ट का परिवर्तन, यानी दोनों आपस में रिप्लेस होते हैं, सब्जेक्ट से पहले बाय आता है, और हेल्पिंग वर्ब का उचित हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अब हेल्पिंग वर्ब के संबंधित में एक टेबल आपके सामने आई है, लिखी हुई है, उसको आप देखिएगा कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हो जिसकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्रेजेंट सिंपल दिया हो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी आपको जब भी, ये देखो सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, यानी आपको यदि एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया है, तो कुछ बच्चों को नहीं पता कि प्रेजेंट सिंपल की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया होता है, एस या ई एस, या फिर क्या दी होती है, डू डज। डू डज के साथ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा कुछ दिया होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम इज आर। एम इज आर, एम लगता है आई के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है बहुवचन प्लूरल के साथ। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज आर एम और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिएगा कि सिंपल पास्ट दिया हो, यदि पास्ट का सिंपल टेंस दिया हो, पास्ट का सिंपल की देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एक्टिव में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर क्या होती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या होती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसका जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो क्या कर देंगे, वॉज और वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन क्या हो जाता है, वॉज वर्ब। आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हो, यदि सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हो, सिंपल फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या है, आपके एक्टिव वॉइस में सेल या विल दिया होगा, सेल और विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका हम क्या कर देंगे, विल बी या सेल बी। तो विल बी कर देना आप, और इसकी देखो ये स्ट्रक्चर दी हुई है। अगला देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया हो, यदि इज आर एम दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो उसका हम क्या कर देते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, किस में, पैसिव में। तो उसका सॉरी एक्टिव में, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो देखिएगा इज आर एम के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग, बी ई आई एन जी। आगे देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस दिया हो, पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा एक्टिव में, वॉज और वर्ब। तो वॉज वर्ब दिया हो तो उसका हम क्या कर देते हैं, वॉज वर्ब तो रखते ही है, साथ में क्या लगा देते हैं, बीइंग। अगला देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी क्या दिया हो, हैज़, हैव, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो उसका हम क्या कर देते हैं, हैज़ हैव के साथ क्या लगा देते हैं, बीन। अगला देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो, पास्ट परफेक्ट कहने की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उस कंडीशन में हैड प्लस बीन कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट भी क्या होता है, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें विल सेल विल हैव प्लस बीन कर दिया जाता है। कुछ टेंसेज इसमें नहीं लिखे हैं, तो सर उन टेंसेज में क्या परिवर्तन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके जो अंतिम चारों टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जिनमें बीन आता है, तो बीन का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। देखो वाक्य पे ध्यान देना कि वाक्य को वैसा का वैसा लिख दें या पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है उनका पैसिव नहीं बनाते। बी दिया होता है तो उसका भी पैसिव हम नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार जो बाकी के टेंस है उनका पैसिव नहीं बनता। आगे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, पैसिव वॉइस में 4 टेंस के वाक्य नहीं बनाए जाते। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया है, तो उनका हम क्या नहीं बनाते, पैसिव नहीं बनाते। इसमें बीन आता है, इसमें बीन आता है, इसमें बीन आता है और इसमें बी आता है। इसमें क्या आता है, बी आता है। ठीक है, ये आज हमने कुछ नियमों की चर्चा की। हेल्पिंग वर्ब कैसे परिवर्तित करते हैं उसकी टेबल देखी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, उसमें क्या परिवर्तन करेंगे वो हम अगली कक्षा में देखेंगे।
कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आई है, ये एक सब्जेक्टिव केस है, तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिख देते हैं, मी ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देते हैं, आई। इसी प्रकार ही का ऑब्जेक्टिव केस जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चर्चा कर चुके हैं, तो क्या होता है, हिम होता है। तो ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, बाय हिम लिखा जाएगा, और हिम जब ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ही लिख दिया जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाय हर होता है। थोड़ी बहुत चर्चा करें, अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। दे तो वैसे अनइम्पोर्टेंट पर्सन होता है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते ही नहीं है। अगर तुम में से कोई बच्चा लिख भी दे तो बाय देम होता है, वैसे लिखा नहीं जाता है। अच्छा, तो एक एग्जांपल और देता हूँ। पुलिस ने चोरों को पकड़ा, ये हमारा एक एक्टिव वॉइस है कि पुलिस कॉट दी थीव्स, पुलिस कॉट दी थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। अरे मैं उसका एक एक वाक्य लिख दूँ, चोरों को पकड़ा गया, चोरों को पकड़ा गया, तो ऑब्वियस है कि एक वेल नोन सेंस यही देता है कि चोरों को ऑब्वियस है किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने। लेकिन चोरों को पकड़ा गया, इसमें मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, यानी ये मेरा कैसा हो गया, पैसिव। तो ये देखा आपने कि व्यवहारिक रूप से एक्टिव और पैसिव का कैसे यूज किया जाता है। आगे देखिएगा आप, जैसे मैं आपको एक और बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवर। तो ओवर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, तो क्या लिखा जाता है, बाय अस लिखा जाता है। इस प्रकार से हम चर्चा अगले वीडियो में और करेंगे। आज हमने सामान्यतः एक्टिव पैसिव क्या होता है ये चर्चा की, और एक्टिव पैसिव के सामान्य नियमों की चर्चा की, और कैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करते हैं ये भी हमने आज चर्चा की। अगली कक्षा के अंदर और भी विस्तार से इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम करने का प्रयास करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं, शायद आसिफ ने पूछा था, तो जो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और आसिफ ने नहीं पूछा और किसी ने भी पूछा है तो भी उस कमेंट डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। शायद ये लास्ट एग्जाम्पल के बारे में पूछा था, तो आप यहाँ देखिएगा, इट विल हैव बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग, दे सेड इट विल हैव बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इट से प्रारंभ हो रहा है, विल दिया है, यानी एक असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। तो आप इसको उन नियमों के अनुसार बदलोगे, चूंकि असर्टिव साधारण वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो सैड का सैड ही रहता, तो यहाँ देखिए दे सैड हो गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, कर दिया। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो कोई बदलाव नहीं होता, हो गया। जब भी विल दिया होता है, सेल दिया होता है तो हम वुड करते हैं, कर दिया। अब देखो सर कि विल हेल्पिंग वर्ब है, उसका हमने वुड कर दिया, ठीक है। तो हमारा देखो क्या क्या परिवर्तन हमने कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का कर दिया, इन्वर्टेड कोमा का कर दिया, प्रोनाउन का कर दिया, और हम हेल्पिंग वर्ब का भी कर दिया। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये हैव बीन का हैव बीन क्यों आ गया, तो देखिए बेटा कि हैव बीन का हैव बीन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि विल जो है उसका हमने परिवर्तन कर दिया, हैव बीन का हम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का हम कर चुके हैं। हैव यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्सिलरी के रूप में है, मॉडल्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी ऑक्सिलरी आता है, उस रूप में आया, तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। हैव बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग का सिंस मॉर्निंग रह गया, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे वुड नहीं दिया होता, जैसे और भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप ये सिर्फ ये हैव बीन दिया होता, ठीक है, इट हैव बीन, तो ये कौन से टेंस होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में जाता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उस कंडीशन में क्या कर देते, हैड बीन। अगर हैव की जगह हैड बीन होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो हैड बीन ही रहता। फ्यूचर में सिर्फ विल और सेल का ही परिवर्तन किया जाता है और किसी का परिवर्तन नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जब भी मन करे आप तब अपनी कक्षाएं देख सकते हो। तो जब भी टाइम मिले तो वीडियोस को जरूर देखिए, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके उन कमेंट्स को दूर कर पाऊँ और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उनकी एक्सरसाइज की कक्षाएँ, यानी कि जो अभ्यास हम करें उसकी कक्षाएँ, प्लस जो एक्सक्लेमेशन टाइप के सेंटेंस रह गए और लेट और लेटस के रह गए, उस पर मैंने आपको पढ़ाना है, और एक कक्षा हमारी उसकी ज़रूर होगी, तो वो भी आप पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे।